आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस हुकूमत को शर्म नहीं आने वाली। इस हुकूमत से कोई इकदाम नहीं उठाए जाएंगे। निगहबान रमजान पैकेज के नाम के ऊपर जो फ्रॉड किया गया है, जिस तरीके से अवाम का इस्तेहसाल किया गया है, जिस तरीके से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है, और जो वीडियोस मंजर आम के ऊपर आ रही हैं, वो देख के दिल कुड़ता है कि किस कौम के बासी हैं हम किसकी तर्जुमानी करते हैं, हम किसकी निगहबानी करते हैं, हमारे अंदर की औकात कोई है या नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह का कहना है कि इंसान की प्राइवेसी को चैलेंज किया गया है, जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, आजादाना इंक्वायरी होनी चाहिए और उससे पूरी कौम को आगाह करना चाहिए। मुलव्वस अफराद को सजा मिलनी चाहिए और मियाँ साहब ने हमेशा डील करके अपने हक में फैसले लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज साहिबा कहती थी मेरी जायदादें नहीं है, लेकिन फिर निकल आई। मरीम नवाज कहती थी मेरे भाई पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, लेकिन वो भी निकल आए। बुशरा बीबी ने जो बयान दिया वो बानी पीटीआई की अहलिया है, कह सकती हैं। मुझे क्लियर नहीं है कि उन्होंने ये बयान दिया है कि नहीं दिया। मैंने नहीं सुना। उन्होंने इस्तदा की है कि खान साहब की सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए। साहिबजादा हामिद रजा ने जो गुफ्तगू की है उसमें जो हवाला दिया गया है बुशरा बीबी के बयान के हवाले से, तो उन्होंने ये हुकाम बाला को बावर करवाने की कोशिश की है कि खान साहब की जान को खतरा है। राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, तो जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बानी पीटीआई का वजूद ही खतरा है, तो इससे उनकी जान को जो खतरात लाक हैं उसके लिए इकदाम उठाए जाएं। लेकिन इमरान खान ने अपने वकला को ये बात की है कि वो बातें जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं या जो गाहे बगाहे उतरती हैं कि मैं डील करूंगा, मैं डील के जरिए आऊंगा, तो मेरी लाश ही यहां से बाहर आएगी, मैं डील करके कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। ये वाज़े तौर पे उनकी तरफ से पैगाम दिया गया। और दूसरा ये निगहबान रमजान पैकेज के हवाले से जो मैंने बात की, एक वीडियो मंजर आम पे आई जिसपे थैले खोले जा रहे हैं, उनमें से आटा निकाला जा रहा है, दूसरे थैलों में मुंतकिल किया जा रहा है, थैले खाली किए जा रहे हैं, और यूं अवाम के नाम पे जारी किए गए पैसे जो हैं उनका इस्तेहसाल हुआ। दूसरी तरफ हमारे जजेस साहिबान, उन्होंने जो खत लिखा उसके तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ जस्टिस ने मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां दोनों शख्सियात के दरमियान मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। और जरा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई है। इस अहम मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी शरीक थे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास तलब किया। कल को जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा था कि ये जो 6 जजेस ने खत लिखा है, ये वो जजेस हैं जो एक पार्टी को सहूलतकारी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, जो एक पार्टी के फैसले उनके हक में करना चाहते हैं। ये बात सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से की गई थी। ये जजेस के बारे में की गई, सिटिंग जजेस के बारे में। अब अगर कोई आज ये कह दे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बनने के बाद बेशुमार जगहों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिला है और बेशुमार जगहों पे इनके जो मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ फैसले हुए हैं जिसके बेनिफिशरी हैं, और ये मुलाकात करने चले गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तो ये कोई ना कोई अपने हक में मामला करवाना चाहते हैं। अगर इस तरह की बातें कोई और करना शुरू कर दें तो आप उसके ऊपर कदगन लगाना शुरू कर देंगे कि चीफ जस्टिस के बारे में ऐसी बात क्यों की है। हम मानते हैं कि नहीं करनी चाहिए बात। चीफ जस्टिस से अगर वजीर आजम मिले, इस्तेहकाक है, मिल सकता है, लेकिन जहां पे दूसरे जजेस अपने तहफ्फुजात का इजहार करें, वो अपनी परेशानियों का इजहार करें, तो आप उन परेशानियों को अपनी ताकत बना के उनके खिलाफ ही बैशिंग के लिए उतर आते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब मायानाज सहाफी रहे हैं पाकिस्तान के, अभी भी हैं, लेकिन क्या सहाफत का यह मायार है कि बरसरे इक्तदार होते हुए आप रिपोर्ट उस तरीके से करना शुरू कर दें जो ऐनक आपको पहनाई गई है पैसों की। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कानूनी मंजरनामा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत हुई है, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान जो है वो अदालत के अंदर पेश हुए हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुलजमान जो है वह फौज की तहवील में है। उनमें 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। उन 20 अफराद की रिहाई के लिए भी 3 मराहिल है जो फॉलो करना पड़ेंगे। बर्रियत और कम सजा वालों को रियायत दे के रिहा किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने मजीद वहां पे मौक़िफ़ ये अपनाया है कि मुलजमान की रिहाई के लिए पहला मरहला जो है वो महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना है, दूसरा उसकी तौसीक का होना है, और तीसरा मरहला
कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगी। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की इजाजत देने की इस्तदा की। उस पर अदालत ने यह कहा कि अगर इजाजत दी भी तो अपीलों के हतमी फैसले से मशरूत होगी। इस बुनियाद के ऊपर अदालत ने अटॉर्नी जनरल से यह भी कहा है कि जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें, और अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा है कि जब तक फौजी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते, नाम नहीं बता सकता, जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रियायत दे दी जाएगी। अदालत ने फिर यह भी मौक़िफ़ उठाया कि अटॉर्नी जनरल ये यकीन दहानी कराए कि कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी, जिस पर यकीन दहानी करवाई गई, और फैसले सुनाने की इजाज़त जो है वो अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत कर दी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है और कहा है कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद जो हैं वो ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अब इस ज़मन के अंदर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद जो रिपोर्ट है वो भी रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत जो है वो अप्रैल के 4थे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। तो अब ये है कि जिस तरह बातें हो रही हैं, कप्तान के साथ भी जेल के अंदर जो मुलाकात हुई इसका भी हवाला दिया गया, क्योंकि आज जो होने वाली मुलाकातें वकला की उसमें ये बातें भी हुई हैं, और उसमें कल का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था उस बारे में भी बातें हुई। उसके अंदर जो मौक़िफ़ अपनाया गया उस ज़मन के अंदर भी बातें हुई, जिस पे कप्तान ने जवाबन ये कहा कि लाश बाहर जा सकती है, कोई एग्रीमेंट के ज़रिए मैं बाहर नहीं जा सकता। दूसरा, ये पैगाम बाकायदा तौर पे दिया गया है कि मैं टूट नहीं रहा हूँ, मैं टूटूंगा नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज़िद छोड़ देनी चाहिए, तो उसने कहा कि ये ज़िद नहीं है, ये इस वक्त ईमान है और इस वक्त मेरी जहनी अप्रोच भी है कि ये मैं ज़िद के तौर पे नहीं लेता, और मुझे ये लगता है कि ये सियासी रियाजत है जो करनी चाहिए, और सियासी रियाजत का फ़ायदा हो भी सकता है, क्योंकि मुआशी तौर पे जो फैसले होते हैं वो किसी दूसरी पार्टी को फ़ायदा देते हैं, ये नुकसान देता है। अपोजिशन को इस वक्त फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। पेट्रोलियम मसनूआत और फासिल फ्यूल पे 20 से 30 रुपए लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ सामने आ रही है। 18% सेल्स टैक्स की आ रही है। लेवी नॉन टैक्स रेवेन्यू के मद में आयद करने की तजवीज़ है, और इसका मकसद उन मसनूआत की खपत की हौसला शिकनी करना। ये भी है कि कार्बन लेवी से हासिल करदा रेवेन्यू जो है वो वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर सकेगी, और पेट्रोलियम मसनूआत पे पहले से 60 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद है, जबकि IMF ने भी पेट्रोलियम मसनूआत पे 18% जो है वो GST लगाने का मुतालिबा किया हुआ है। अब इस तरह के जो इकदाम उठाए जाएंगे, या पेंशन के खात्मे के हवाले से इकदाम करेंगे, तो फिर आपकी बेहतरी के लिए तो कुछ होने नहीं वाला। आपने क्या बेहतर करना है? कुछ भी नहीं होगा। मौजूदा मंजरनामे में जो कुछ बेहतर होना था उसके लिए इकदाम ये हैं कि ये अवाम को रिलीफ पहुंचाना ही नहीं चाहते। अब एक सादा सी मिसाल देता हूं। 2004 से लेके अब तक जितने भी साल चल रहे हैं, एक मुतवातर तरीका कार के तहत साल के आगाज के ऊपर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम की जाती थी, और वो बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन तक वो किताबें पहुंचाई जाती थी, और ये तवातुर से सिलसिला चलता आ रहा था। इस हुकूमत की मेहरबानियां ये देखिए कि इस हुकूमत के आने के बाद, यानी पीर के रोज से जब अप्रैल के महीने का आगाज हो रहा होगा, तो इस तदरीसी साल का भी आगाज होना है, लेकिन अभी तक मुफ्त किताबें जो हैं वो मुहैया नहीं की गई। ये सितम ज़रीफ़ी है। वो गरीब बाप जिसने अपने बच्चों को पढ़ाना है, और उसके दिल में एक कसक है कि किसी तरीके से ये पढ़ जाएं, और उसके दिल में ये चाहत है कि जिस तरीके से वो कभी फ्री पढ़ सका है उसके बच्चे भी पढ़ जाएं, लेकिन ये सितम ज़रीफ़ी है कि साल के आगाज पे भी अगर किताबें मुहैया नहीं की गई तो इस हुकूमत की तरजीहात के अंदर क्या शामिल है। दूसरी बात यह है कि उन किताबों के साथ साथ ये फैसला किया गया था कि मार्केट के अंदर भी कुछ किताबें पहुंचाई जाएंगी जो उसके तनासुब के हिसाब से होंगी, कि जो सस्ती लेना चाहे वो मार्केट में दूसरी किताबों की निस्बत उन्हें सस्ती खरीद सकता है, लेकिन वो किताबें भी अभी तक नहीं पहुंचाई गई। फिर बात ये हुई थी, पार्लियामेंट की तरफ से भी कानून साजी है, एक डबल बेंच की तरफ से भी फैसला है कि तजवीद पढ़ाई जाएगी, नाजरा कुरान पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसको भी ये हुकूमत किसी खाते में नहीं लाना चाहती। उन किताबों के, तजवीद की किताबों के अभी तक टेंडर जारी नहीं हो सके, लेकिन साल का आगाज 2 दिन में होने वाला है।
تدریسی عمل کا آغاز، جو تدریسی سال کا آغاز ہونا ہے، اگر ڈبل بینچ کا فیصلہ نہیں مانا جانا، اگر پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں مانا جانا، اگر آپ نے یہ فیصلے کر لینے ہیں، اگر کوئی اور بھی فیصلے کر کے گیا ہے، چاہے وہ نگراں گورنمنٹ نے کیوں نہ کیے ہوں، لیکن سال کے آغاز پہ اگر آپ بھی اسے تقویت پہنچاتے ہوئے اس پہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہے، اگر آپ تجوید کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو ضرورت کے تحت ماننا ہی نہیں چاہتے، اسے علیحدہ سے سبق نہیں ماننا چاہتے، علیحدہ سے اسے کتاب نہیں ماننا چاہتے، علیحدہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ماننا چاہتے، آپ حاکم کی تعریف پہ بھی پورا نہیں اترتے، جانے کب اتریں گے؟ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔